यहाँ जो तमाशा हुआ है इसमें ये एक भी मुल्जिम जो है वो सब के सब बेगुनाह है। हम लोगों को पहले दिन से मालूम था। इस केस में ये हुआ था कि सैकड़ों लोगों के नाम डाले गए और सैकड़ों मुसलमानों को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वो पूरी बस्ती मुसलमानों की थी। उन मुसलमानों ने पूरे लोगों की मदद की थी ट्रेनों में घुस के, और मुझे महेश भट्ट जी का फ़ोन आया था कि बेहिसाब मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। ये केस क्योंकि इतना हल्ला मच गया था, उन्होंने आनन फानन में अपने केस को हल्का करने के लिए इन मासूम लोगों को जेल भेज दिया। अगर ये इनोसेंट छूट गए तो बम किसने मारा, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? इनकी ज़िंदगियां छीन ली तुमने। ये जो तमाशा अब हो रहा है इसकी ज़मीन जनता पार्टी की हुकूमत में डाल दी गई थी। आरएसएस ने वहाँ बो दिया था, लेकिन ये कहा जाए कि ये एकदम से निकल पड़े, बुनियाद पहले आरएसएस ने डाल दी थी। अब सैया कोतवाल हैं तो अब तो खुलेआम जो चाहो करो। उस वक्त बंद तरीके से होता था, अब सैया कोतवाल हैं, जितने जुल्म करो। अब तो सबसे पहला जुर्म यह है कि तुम मुसलमान हो। ये तो आप भारत माता की जय करते रहें, लेकिन मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि भारत माता थी कब। मैं ढूंढता रहता हूँ। अब गांधी नहीं रहे इस मुल्क में, हमारा नाम लेने से डरते हैं सब। क्या शिकायत है मुझे कांग्रेस से? यही तो शिकायत है ना, हमारा नाम लेने से डरते हो। हम में सितम होता है, तुम जाते हो। इतने लोग लिंच हुए, कोई बोला? मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अभी मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर जो डिसीजन आया है उसमें सोशल मीडिया में दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस फैसले के साथ साथ हाई कोर्ट को भी गरियाना शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन उस वक्त खुश थे जब इनमें से 5 लोगों को फांसी दी गई थी और बाकी लोगों को 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब कोर्ट ने डिटेल्ड जो फैसला दिया है और उसमें जिस तरह से सवालात खड़े किए गए हैं, जो SIT की जो जांच थी उस पर सवाल उठाए गए हैं, सबूतों के ऊपर सवाल उठाए हैं, गवाहों के ऊपर सवालात खड़े किए गए हैं और उसके बाद तमाम लोगों को बरी कर दिया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस इतने बड़े इंसिडेंट को, जिसमें 193 लोगों की जान चली गई, उसको किसने अंजाम दिया? कौन है असल गुनहगार? क्या 19 साल बाद दोबारा से अगर इसकी जांच शुरू होती है तो असल मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे? और साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को ज़बरदस्ती इस तरह के केसेस में फंसा करके उनकी पूरी ज़िंदगी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? हिंदूवादी संगठन कल से सवाल खड़ा कर रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले पर। देखिए, ये 2006 का जो इंसिडेंट हुआ, मैं इसमें मैंने काम किया था महेश भट्ट साहब के साथ। उस वक़्त बल्कि मैंने एक पार्लियामेंट में पूरी डिटेल रखी है, वो आप लोग चाहें तो उसको मालूम कर सकते हैं। यहाँ जो तमाशा हुआ है इसमें ये एक भी मुल्जिम जो है वो सब के सब बेगुनाह है। हम लोगों को पहले दिन से मालूम था। देखिए, जितने धमाके हुए हैं उस ज़माने में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अभिनव भारत, कर्नल पुरोहित और उनके साथ एक साथी थे मेजर उपाध्याय। उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा था आर्थर जेल से कि साहब, आप मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त मैंने एक PCPT करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो मज़लूम लोगों को जेल भेजते थे। उसमें हमारे एक साथी थे, वो बेचारे गुज़र गए, अतुल अंजान, वो बड़े मेहनत करते थे हमारे साथ। हमारे एक साथी जर्नलिस्ट थे अजीज़ शाही, वो ये हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। हम लोगों ने बहुत से जेलों का सफ़र किया था और वहाँ से सब नाम निकाले थे। इस केस में ये हुआ था कि सैकड़ों लोगों के नाम डाले गए। यहाँ तक कि हमने मौलाना राबे साहब तक को इन्वॉल्व किया था नदवे के, और उन्होंने सोनिया गांधी को ख़त भेजा और सैकड़ों मुसलमानों को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वो पूरी बस्ती मुसलमानों की थी।
और उन मुसलमानों ने पूरे लोगों की मदद की थी ट्रेनों में घुस घुस के। और मुझे महेश भट्ट जी का फ़ोन आया था कि बेहिसाब मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे जब कुछ चीज़ें समझ में आई तो मेरे हाथ एक ख़त लगा। आज मैंने रघुवंशी जी का, जो उस ज़माने में डायरेक्टर जनरल थे, रघुवंशी जी का एक अखबार में पढ़ा कि साहब हमने बड़ी ईमानदारी से किया है। रघुवंशी जी ने अभिनय भारो को इनवाइट किया था कि आप मेरे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को ट्रेन करें। उस खत की कापी 1 महीने के बाद उन्होंने ये लिखा था कि आपके ट्रेनिंग से मेरे ऑफिसर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने ये दोनों कापियाँ पार्लियामेंट पे रखी थी और पूछा था ये कौन ऑफिसर हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। उस वक्त शिंदे जी, आपको मालूम है, होम मिनिस्टर थे। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे ले जाके कि ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि वो शहीद कर दिए गए कसाब के मसले पर, करकरे को उसको शहीद किया था। उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी कि ये सारे के सारे एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उस वक्त होम मिनिस्टर, जिस वक्त ये हुआ था, उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनसे झगड़ा भी हुआ था। मैं इस केस की एक एक चीज़ जानता हूँ। ये केस क्योंकि इतना हल्ला मच गया था, उन्होंने आनन फानन में अपने केस को हल्का करने के लिए इन मासूम लोगों को जेल भेज दिया। अब आप ये बताइए कि जो ये उस ज़माने के जितने भी मूवमेंट हैं, और आपको बताऊं कि मेरी ये रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में मैंने बोला था और डॉक्यूमेंट्स रखे थे, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने शिंदे साहब को दिए थे, आपको याद होगा कि शिंदे साहब ने एक बयान दे दिया था कि आतंकवादी दोनों तरफ से हैं, बम ब्लास्ट दोनों लोग कर रहे हैं। ये जयपुर के सेशन में उन्होंने बयान दिया था। और दिल्ली के में उस वक्त सत्यव्रत चतुर्वेदी जी वो थे, क्या नाम है सेक्रेटरी इनके, द्विवेदी साहब सेक्रेटरी थे। उसी वक्त कांग्रेस के ऑफिस से 2 मिनट के अंदर ये बयान आ गया कि हिंदू जो है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और जब हम शिंदे साहब से मिलने के लिए गए, हमारे साथ वर्धन साहब थे और दूसरे लोग थे, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, शिंदे साहब इस जिंदा है, पूछ लीजिएगा उनसे। उनका भाई तुम भागो, तुम मेरी नौकरी छीनने वाले थे। आरएसएस के लोग कांग्रेस में उतने ही तेजी से मौजूद थे। आपको मालूम है कि ये जो आज तमाशा हो रहा है, ये तो जनता अब को कमलल कर दिया है। जिस वक्त जेपी मूवमेंट हुआ, मैं उसका गुनहगार हूँ, मैं उसमें शामिल था। जब सरकार बनी जनता पार्टी की, उस वक्त आरएसएस ने अपने पैर गाड़ दिए यहाँ, और आरएसएस के जब पैर गड़ गए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया। और ब्यूरोक्रेसी में ये चीज़ें उस वक्त से चालू हो गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वो बहुत पढ़े लिखे, समझदार और चालाक आदमी थे, ऊपर से कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, स्पेशली पुलिस में, उन्होंने लोग बिठा दिए थे। और जब से ये टारगेट किया गया कि आप किसी न किसी तरीके से एक दुश्मन क्रिएट कर दीजिए, और वो एनिमी क्रिएट हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी। और ऐसे हालात में जब जिस वक्त ये हालात होते हैं तो जनता भी समझती है कि बड़ा जुल्म हुआ है। पुलिस मनमानी करती है, पुलिस मनमानी करती है। प्रदीप साहब, आज देखने में आता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी सत्ता में नहीं हैं तो मुसलमानों की बात करते हैं। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, और फंसाया गया मुसलमानों को। क्या आप समझ रहे हैं मुसलमान के लिए बोलते हैं? हमको सुनाइए कब बोले हैं, मुझे बताइए कब बोले। माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जी, मुसलमान का नाम लेते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं मुसलमान। जी, कहीं हमारा हिंदू वोट ना भाग जाए। वो लोग चले गए,
अब गांधी नहीं रहे इस मुल्क में, हमारा नाम लेने से डरते हैं सब। क्या शिकायत है मुझे कांग्रेस से? यही तो शिकायत है ना, हमारा नाम लेने से डरते हो। हम में सितम होता है, तुम जाते हो। इतने लोग लिंच हुए, कोई बोला? इतना सितम हुआ, किसी ने कहा? नहीं बोलेंगे। जब आप डर के अपने वोट की फिक्र में अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देंगे, हम क्या करें आपका? अरे साहब, एक सवाल बार बार पार्लियामेंट में भी, ख़ासतौर से मुस्लिम एमपीज़ के ज़रिए भी और कुछ जो पत्रकार हैं उनके ज़रिए भी जो है ये सवाल खड़ा किया गया कि 20-20 साल मुसलमानों को जेल में रखा जाता है, उसके बाद अपर कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है तो उनको बरी किया जाता है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो ऑफिसर्स फंसा रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाए। उसके साथ ही मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। जो इतने वक्त तक जेल में रहा, पूरा ख़ानदान उसका बर्बाद हो जाता है, बहनों की शादियां नहीं होती, माँ बाप गम के मारे मर जाते हैं, अक्सर इस तरह के केसेस सामने आते हैं। तो उसको लेकर कभी आप लोगों के ज़रिए कई बार सवाल किया गया, लेकिन उस पर कभी एक्शन होता हुआ नहीं दिखा। हजरत, मैं तो इसी जहाँ बैठे हैं यहीं आज से 5-6 साल पहले, जब तक सज़ा नहीं हुई थी, मैंने उन सारे लोगों को बुलवाया था जो कोई 10 साल के बाद, कुछ तो ऐसे थे जो 91 के फसाद में थे, 22-23 साल के बाद छूटे थे। उनको बुलाया था यहाँ और एक जूरी बनाई थी, उसमें जस्टिस शाह जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के रहे उनको बिठाला, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को बिठाला था। उन्होंने अपनी रूदादें बताई। आप यकीन करें कि पूरा मजमा रो रहा था। और मैंने सिर्फ यही सवाल किया था जस्टिस शाह से कि बम तो ब्लास्ट हुआ, आदमी भी मरे, अगर ये इनोसेंट छूट गए तो बम किसने मारा? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? इनकी ज़िंदगियां छीन ली तुमने। इसी केस में आप देखिए, एक शौहर की बीवी से तलाक हो गई उस वक़्त जब उसे फांसी की सज़ा हुई। 1 साल की बच्ची ने 20 साल के बाद अपने बाप को देखा। 19 साल में बेल तक नहीं दी गई। सिर्फ दिल्ली का ही देख लीजिए, खालिद उमर के केसेस नहीं फ्रेम हुए, बेल नहीं हुई, इनके दिल नहीं तड़पते, जजेस को रहम नहीं आता। और ये पुलिस, इनको आप पुलिस कहते हैं? और बॉम्बे पुलिस की बहुत नाम है उसका। ये सारे जो उस वक्त के स्मगलर थे, किसने बनाए थे? और ये जो 3-4 कमिश्नर रहे हैं वहाँ, इन सबको मैं जानता हूँ। इनकी सबकी डायरी मेरे पास है। आज भी उनका बयान है, हमने बड़ी मेहनत करी थी। अरे तुमने वो गवाह दे दिए जो गवाह अपने मौके पे नहीं है। लेकिन फितरत देखिए और हिम्मत देखिए कि जैसा आपने कहा कि हिंदू संगठन अब माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। एक बहादुर जज निकला। ये जो तमाशा अब हो रहा है, इसकी ज़मीन जनता पार्टी की हुकूमत में डाल दी गई थी। आरएसएस ने वहाँ बो दिया था, उसके असरात हुए। तो फिर ऐसा में मुसलमानों को कहाँ देखते हैं? अब तो कहा जा सकता है कि पूरा जुडिशरी में भी अपने लोग बिठा दिए गए, पुलिस में सब जगह IAS IPS, सारे मंत्रालयों में अधिकारी, अब तो डायरेक्ट भर्ती हो रही है IAS। देखिए, जुडिशरी में तो मैं कमेंट करने की हैसियत नहीं है। एक बात ज़रूर कहता हूँ, जजमेंट वही होता है जो दिल को समझ जाए। ज़बान से आप कहेंगे, हम कह देंगे बहुत अच्छा जजमेंट, लेकिन मेरा दिल तो नहीं मानता। और अगर दिल नहीं मानता तो जजमेंट की क्या मानी है मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ कुछ जजेस में हिम्मत है, जिस तरह से ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिखाया है। मैं एक केस जानता हूँ, उनको 4 साल तक बेल इस बात पे नहीं मिली कि साहब इन्होंने तकरीरें की थी, टेप मौजूद है, टेप का ट्रांसलेशन हो रहा है, 4 साल तक ट्रांसलेशन होता रहा
और जब पूछा गया कि भाई ये किस ज़बान में टेप हैं, तो कहा उर्दू में। उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए 4 साल तक जेल में रखा। हमने टाटा देखा, हमने पोटा देखा। अक्सर आप कैसे लोग मुझसे पूछते हैं कांग्रेस में क्यों नहीं हो कांग्रेसी। जिस दिन ये यूएपीए लेके आए उसी दिन मैंने कह दिया अब हमारा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल से इन मजलूमों को बहुत करीब से देखा, इनके लिए कोशिश करी है, इनके लिए जेल कोर्ट में गए, इनके लिए पैसे जमा किए, इनके मुकदमे लड़े हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए यूएपीए आने के बाद मैंने कहा कि अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, लेकिन ये कहा जाए कि ये एकदम से निकल पड़े, बुनियाद पहले आरएसएस ने डाल दी थी। अब सैया कोतवाल हैं तो अब तो खुलेआम जो चाहो करो। उस वक्त बंद तरीके से होता था, अब सैया कोतवाल हैं, जितने जुल्म करो। अब तो सबसे पहला जुर्म यह है कि तुम मुसलमान हो। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था आसाम, वहाँ के बंगाली जो थे वो सब डबल मुजरिम है, क्योंकि एक तो मुसलमान और फिर बंगाली, तो जाहिर है वो सबसे बड़े देश दुश्मन है। जब ये फिज़ा आप बना दें, अब मिसाल के तौर पर आज 22 तारीख है, आज मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ का केस लिया है जब ख़त्म हो गई यात्रा। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही कि इमीडिएट फैक्शन हो? वो गोस्वामी, उसको तो संडे के बेल दे दी, खालिद 5 साल से टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बेल दी जाए। ये सब सितम हम देख रहे हैं, और ये सितम जो है हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, और दुनिया को ये मालूम हो चुका है। यही वजह है कि हमारे साथ अब कोई भी मुल्क हमारे साथ है नहीं। हर मुल्क हमको अब शुबे की नज़र से देखता है, और वो परेशान ये है कि ये मुल्क गांधी की सोच पे बना था, जिस पे दुनिया हैरान थी कि इतने डाइवर्स कल्चर है, इतनी डाइवर्स मज़हब हैं, ज़बानें हैं, खाने हैं, ये सब कैसे रहेंगे मिलकर। ये तो आप भारत माता की जय करते रहें, लेकिन मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि भारत माता थी कब। मैं ढूंढता रहता हूँ। अब कुछ तो मुग़लों ने बना लिया, जब अंग्रेज़ आए तो क्या पूरा हिंदुस्तान था? अरे अपने अपने राजा लड़ रहे थे, कुछ को राजाओं को अपने साथ मिला लिया, और कुछ यहाँ के जो राजा थे उनको हरा के कब्जा कर लिया, तो हिंदुस्तान बन गया। ये सब फ्रॉडबाजी करते हैं, जाहिल लोग हैं।